जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग चित्र प्रकाशन से बुक है। उसमें हम लोग जो है फिजिक्स सेकेंड में जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे चैप्टर 1 तो हम लोग कर चुके हैं। आज जो है हम लोग करेंगे प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन चैप्टर 2। इसी से ही हम लोग संबंधित सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है इस चैप्टर में करने वाले। इस वीडियो में हम लोग सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बट आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को अगर आप लोगों के बुक में अगर कोई क्वेश्चंस आगे पीछे होना या कुछ क्वेश्चंस जो है मिसमैच होना तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना, या एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो या आपके पास कम क्वेश्चंस हो तो जरूर बताना, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में जो हम लोग कुछ फार्मूलेज हम लोग यूज़ करेंगे वो फार्मूले इस प्रकार से है। अपवर्तनांक n बराबर सी बाई वी। सी क्या है? प्रकाश की चाल, और v क्या है? ये अपवर्तनांक है, ये प्रकाश की चाल है, ये आवृत्ति है। यहाँ पर दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अगर हम लोग अपवर्तनांक लेते हैं, ठीक है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक लेते हैं तो लिखेंगे हम लोग 1n2, ठीक। 1n2 बराबर n2 बाई n1 या न्यू1 बाई न्यू2 या v1 बाई v2 पढ़ सकते हो लोग, और लेमडा 1 बाई लेमडा 2। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों अपवर्तनांक है, ये दोनों आवृत्ति है, और ये दोनों हमारे पास तरंगदैर्घ्य है। इसी प्रकार इसी से फार्मूला बना हमारे पास n1 v1 बराबर n2 v2, n1 v1 बराबर n2 v2 बराबर प्रकाश की चाल सी। WNG का मतलब फार्मूला बना ANG बाई ANW। WNG का मतलब हो गया, G का मतलब है हमारे पास ग्लास यानी कांच, और W का मतलब वाटर, ठीक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक फार्मूला हो जाएगा। इसी प्रकार n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई यानी अपवर्तनांक बराबर, ठीक। इसके बाद क्रांतिक कोण n बराबर 1 बाई साइन सी हम लोग फार्मूला लगाएंगे। ये क्रांतिक कोण है, ये क्रांतिक कोण है, ये हमारे पास अपवर्तनांक है। त्रिज्या r बराबर h बाई अंडर रूट n स्क्वायर माइनस n1। h जो है गहराई है, ये हमारे पास अपवर्तनांक है, और ये हमारे पास रेडियस है। अब जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसी को सॉल्व करते हैं तो आप लोग क्वेश्चन को धीरे धीरे समझ लोगे। क्वेश्चन ये है कि 1.5 अपवर्तनांक, तो इसको n से लिखना, वाले माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए, और वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। देखो 1.5 अपवर्तनांक का मतलब हमारे पास n बराबर 1.5, ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का जो वेग है उसको लिखते हैं हम लोग v से लिखे या c से लिखे, ठीक है। तो v से लिख रहे हैं हम माध्यम के लिए, जो कि हमारे पास क्या है ये हम लोग ज्ञात करेंगे, ये हमारे पास ज्ञात करेंगे। और जो हमारे पास c है, c दे दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हम लोग क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे हम लोग n बराबर c बटे v, ठीक, c बटे v। यहाँ पर आवृत्ति जो बता रहे थे ना, आवृत्ति की जगह हम लोग यहीं पर है, ये प्रकाश का वेग माध्यम में प्रकाश का वेग, तो ये भी माध्यम में प्रकाश का ही वेग है। तो n की जगह 1.5, c की जगह 3 × 10⁸, और ये हमारे पास माध्यम में प्रकाश का वेग है। 1.5 की जगह इन्हें पहुंचा दो, इन्हें इनकी जगह पहुंचा दो, तो न्यू बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5, दशमलव उठा के 1 0 बढ़ाएंगे 15 दूनी 30, तो न्यू बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको n से लिखना। यदि वायु में प्रकाश की चाल, इसको आप लोग जो है c से लिखना, और हीरे में प्रकाश की चाल जो है इसको आप लोग न्यू से लिखना। मतलब n बराबर 2 है हमारे पास, हम लोग कहेंगे n का जो मान है ये हमारे पास 2 है, और जो c का मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास न्यू है ये हम लोगों से इन्होंने कहा है कि भाई साहब इन्हें ज्ञात करके दीजिए। तो फार्मूला सेम हम लोग लगा देंगे, n बराबर c बटे न्यू, न्यू कहो v कहो दोनों चीज़ कह सकते हो। n की जगह लिखोगे आप लोग, n की जगह लिखोगे 2, c की जगह लिखोगे
3 इंटू 10⁸ और इसके जगह तो यही लिखोगे। अब इन्हें पहुंचा दो इनकी जगह पर, इन्हें पहुंचा दो इनकी जगह पर, तो न्यू बराबर जब इसे काटोगे ना तो 3 का आधा 1.5, 3 का आधा क्या हो जाएगा 1.5, तो अब लोग कहोगे 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसी क्वेश्चन का ही उल्टा ही है। उल्टा क्या, उसी टाइप का ही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 में है कि कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5, हीरे का अपवर्तनांक 2.4। तो सबसे पहले अपवर्तनांक जो है, इसको कांच है तो Ng से लिखो, Ng है 1.5, और हीरे का तो Nd डायमंड, और ये ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है 2.4, तो ये हमारे पास 2.4। ठीक है, 2.4 है। और इनका कहना है नंबर 1, कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए। कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग ज्ञात करेंगे, यहां पर कांच तथा हीरे में प्रकाश की चाल, तो हम लोग कहेंगे इसी फार्मूले को बना लेते हैं। तो न्यू बराबर C/N हो जाएगा, तो C/N लगा दो, यही फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले को बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं न्यू जी, तो न्यू जी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, C का मान क्या है 3 इंटू 10⁸, और N का मान क्या है 1.5। दशमलव हटा के हम लोग यहाँ पर कर लेंगे 30, तो 15 दूनी 30, तो ये हमारे पास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम लोग इसी में ही दोबारा फिर से समझना, इसी में ही अब की बार न्यू जी की जगह न्यू डी ज्ञात करेंगे। सी का मान 3 इंटू 10⁸, बटे ये हमारे पास 2.4, दशमलव उठा के 0 बढ़ाओ, 6 से काटो, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, तो न्यू डी बराबर भाग दो, भाग करने पर हमारे पास आ जाएगा 4 एकम 4, बचा 1, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में है कि हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरे का कांच के सापेक्ष, तो हीरे को लिखते हैं हम लोग डी से, और Ng हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक जो हम लोग ज्ञात करेंगे, तो इसे लिखेंगे हम लोग AN। समझना यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग WNG है तो ANG, जी को पहले पे W को बाद में, तो ANG बटे ANW लगा देंगे। ठीक, ANW, क्या दोनों मान हमारे पास है, तो हम लोग कहेंगे कि DNG बराबर ANG हमारे पास 1.5 है अपवर्तनांक ये, और ये हमारे पास 2.4 है, दशमलव दशमलव कैंसिल, तो 15/24। तो DNG बराबर, इसको काटेंगे 3 से, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, तो 5/8। तो हम लोग कहेंगे कि DNG बराबर भाग दो, भाग ना खाई 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ा 50, 8 छिंग 48, बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पंच 40। इसी के रूप में आंसर है। नहीं, क्या पूछा इन्होंने, अपवर्तनांक पूछा है, सॉरी दोस्तों, अपवर्तनांक पूछा है, अपवर्तनांक ही तो है। यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाओ आप लोग, यहाँ पर सबसे पहली बात तो है, ये तो हमसे पूछा गया है, फार्मूला बाय मिस्टेक हो गया है। देखो, ये हमसे पूछा गया है, तो हम लोग कहेंगे DNG, तो DNG बराबर AND बटे ANG, ये फार्मूला लगेगा, AND बटे ANG। तो DNG जो है
DNG जो है AND हमारे पास D का मान है 2.4 और ये 1.5 दशमलव कैंसिल, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। तो हम लोग कहेंगे कि DNG बराबर भाग दो, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30, बस यही हमारे पास आंसर। यही जो है हमारे पास क्या हुआ आंसर। थर्ड पार्ट में हमसे इन्होंने पूछा है, परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो क्या पूछा इन्होंने, परम अपवर्तनांक। परम अपवर्तनांक किसे कहते हैं, किसी माध्यम का, समझना, किसी माध्यम का, माध्यम जानते हो, दो ही माध्यम लेते हैं, एक सघन माध्यम एक विरल माध्यम लेते हैं हम लोग। हाँ, तो किसी माध्यम का वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष, वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष, कोई माध्यम हो, चाहे वायु के सापेक्ष ले लो या निर्वात के सापेक्ष ले लो, ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक को परम अपवर्तनांक कहते हैं। परम अपवर्तनांक कहते हैं। तो किसी माध्यम का वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग क्या कहते हैं, परम अपवर्तनांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 और जल के 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। तो हम लोग कहेंगे जल का अपवर्तनांक जो है, जल का अपवर्तनांक, तो NW क्या है, 4/3, ठीक, 4/3 है। और 500 मीटर लंबे, तो लंबाई जो है ये है 500 मीटर। 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो समय T बराबर हम लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समय T बराबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास फार्मूला हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक N बराबर C/ν। अपवर्तनांक हमारे पास क्या है, अपवर्तनांक हमारे पास 4/3 है। C का मान 3 × 10⁸ होता ही है, ये याद रखना। और न्यू हमारे पास क्या है, ये चाल है, इसे कहते हैं चाल। ये क्या है, ये जो है ये चाल है। अब इसे गुणा में पहुंचा दो और इसे यहाँ पहुंचा दो, तो न्यू बराबर, तो आप लोग का होगा कि 3 × 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चाल। अब हम लोग कहेंगे समय बराबर, फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये समय बराबर फार्मूला है। समय हमसे इन्होंने पूछा है, तो हम लोग कहेंगे T बराबर, दूरी क्या है हमारे पास 500 मीटर, बटे चाल क्या है, 9/4 को उल्टा लिख दो, 9 × 10⁸ और 4 को ऊपर लिख दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का गुणा कर लो, 9 से भाग वगैरह दे दो, तो T बराबर एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आंसर दे रहा है इसमें, 2.2 माइक्रो सेकेंड में, ठीक है। तो यह जाएगा 2.2 माइक्रो सेकेंड, ठीक। अब एक काम करो, इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो फटाफट। हाँ, नंबर जो है हम लोग 5 को करेंगे, ठीक है। अब 5 में क्या है, हमारे पास है एल्कोहल और कांच का अपवर्तनांक। तो एल्कोहल और कांच का अपवर्तनांक आंसर लिखना आप लोग। एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आप लोग ज्ञात कीजिए। मतलब समझना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 में क्या है, N का मतलब अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, एल्कोहल का।
एल्कोहल को हम लोग जो है ए से लिख रहे हैं, तो एन ए बराबर हमारे पास 1.36 और यन अपवर्तनांक है कांच का एन जी बराबर हमारे पास क्या है, एन जी बराबर है 1.54 और एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आप लोग ज्ञात कीजिए। तो एल्कोहल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो जी एन ए, चलो स्मॉल ए लिखो, जी चलो कैपिटल ए लिखो, नहीं तो आप लोग समझोगे कि आप लोग स्मॉल ए का मतलब एयर, ठीक। एल्कोहल के सापेक्ष हम लोग कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करेंगे, ये हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जी एन ए बराबर एन ए बटे एन जी, क्या लगा देंगे फार्मूला हम लोग, एन ए पहले जी है ना, तो लिखेंगे हम लोग एन जी बटे एन ए, ठीक। अब यहाँ पर मान को रखो, तो जी एन ए बराबर ये 1.54 बटे 1.36, 2 अंक के बाद दशमलव कैंसिल कर लिया हमने, तो जी एन ए बराबर 154 बटे 136, तो जी एन ए बराबर इसको काटो आप लोग, जब 136 का भाग 154 में दोगे आप लोग तो आपके पास आ जाएगा 1.13, ठीक। भाग दे कर चेक कर सकते हो, तो आ जाएगा 1.13। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कांच एवं हीरे का अपवर्तनांक 1.50 और 2.40 है, इसको ध्यान से लिखना। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है आप लोग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समझना, सबसे पहले हमारे पास कांच का अपवर्तनांक तो एन जी 1.50 और इसके बाद हमारे पास है हीरे का अपवर्तनांक एन डी जो है हमारे पास 2.40 और इनका कहना है हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हीरे के सापेक्ष तो डी एन जी बराबर हीरे का सापेक्ष है, तो आप लोग कहोगे जी एन डी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कहोगे जी एन डी बराबर जी एन ए, तो एन जी बटे एन ए हुआ, एन जी बटे एन ए हुआ आपका। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे एन जी बटे एन डी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जी एन डी बराबर एन जी का मान है 1.50 और 2.40, दशमलव कैंसिल, तो जी एन डी बराबर 150 बटे 240 कैंसिल, 3 बचे 15, 3 अट्ठे 40, तो जी एन डी बराबर 8 का भाग 5 में दे देना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.625, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है, बोर्ड एग्जाम में देखना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो 7 में है निर्वात में एक मणि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं, यदि कांच का अपवर्तनांक इसको यन से लिखना और तरंग दैर्घ्य फिर पूछ दिया गया है इसमें। तो मतलब हम लोग कहेंगे कि निर्वात में एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को लिखते हैं लेम्डा सेल, तो लेम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो तो 6000 इंटू 10⁻⁻10 ये कन्वर्ट किया मीटर में। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है कांच का अपवर्तनांक तो एन और जी। कांच का अपवर्तनांक हमारे पास 1.50 है, 5 है केवल, और इनका कहना है तो कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या है, कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो एक काम करते हैं कि इसे कांच में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मतलब हो गया लेम्डा और किसमें जी में, ये हमसे इन्होंने पूछ दिया है, ठीक।
सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग एन ए बराबर। अच्छा, एक चीज़ हमें ध्यान रखना कि अभी हमने एक लेमडा से संबंधित फार्मूला बताया था आपको। फार्मूला ये बताया था हमारे पास कि n2 बटे n1 बराबर n1 बराबर लेमडा 1 बटे लेमडा 2। तो इसे हम लोग 1 मान रहे हैं और इसे 2 मान रहे हैं, ठीक है। तो n1, तो यहाँ पर n का मान हमारे पास क्या है 1.5, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे अच्छा n2। एक चीज़ आप लोग याद रखना, यहाँ पर याद आप लोग ये रखना कि जो हमारे पास n है, n का मान होता है 1, n का मान क्या होता है 1। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि n2 बटे n1 बटे n1 का मतलब हमारे पास n1 है और इसे कहेंगे हम लोग n2। तो हम लोग कहेंगे कि n1 का मतलब ng बटे हमारे पास हाँ, यहाँ पर फिर से एक बार लेमडा 1 बाई लेमडा 2। तो लेमडा 1 का मान हमारे पास है, लेमडा 2 का मान हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझना कि लेमडा 1 का मान क्या है हमारे पास 6000 इंटू 10 की घात -10 बटे लेमडा 2 का मान हम लोग ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। और n2 का मान जो है हमारे पास, एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, na को आप लोग n1 लोगे और इसे n2 लोगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास n2 का मान है 1.5 बटे n1 का मान हमारे पास है 1, ठीक। लेमडा को इससे गुणा में पहुंचा दो, तो लेमडा 2 बराबर 6000 इंटू 10 की घात -10 और बटे यहाँ पर 1.5। लेमडा 2 बराबर दशमलव उठा के 0 बढ़ा देंगे, 1 0 और बढ़ा दो 10 की घात -10 बटे 15, 15 चौको 60। तो हम लोग कहेंगे कि लेमडा 2 बराबर 4000 इंटू 10 की घात 10 मीटर में, या आप लोग कहोगे कि लेमडा 2 बराबर 4000 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे और मीटर में लिखोगे तो आप लोग ऐसे लिखोगे, ठीक। दोनों को आप लोग आंसर के फॉर्म में रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, पानी से भरे तालाब को एक प्रेक्षक ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। यदि उसे तालाब की गहराई 2 मीटर प्रतीत होती है, 2 मीटर प्रतीत होती है मतलब ये वास्तविक नहीं आभासी गहराई है, ठीक है। तालाब की वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारे पास आभासी गहराई क्या है, आभासी गहराई जो है ये है 2 मीटर, और इनका कहना है कि जो वास्तविक गहराई है, वास्तविक गहराई जो है ये ज्ञात कीजिए। और अपवर्तनांक n बराबर इन्होंने हमारे पास दे दिया गया है 1.33। यहाँ पर सूत्र प्रयोग करेंगे हम लोग, n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो n की जगह हम लोग लिखेंगे 1.33। वास्तविक गहराई को हम लिख रहे हैं h से, और आभासी गहराई जो है हमारे पास 2, गुणा में पहुंचा दो। तो h बराबर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2.66 मीटर। तो वास्तविक गहराई क्या है 2.66 मीटर, ये है वास्तविक गहराई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में है, एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है। पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर है, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। एक प्रेक्षक द्वारा ऊर्ध्वाधर देखने पर मछली की वास्तविक स्थिति कितनी ऊपर दिखाई देगी। तो एक चीज़ समझना, जो n का मान है यहाँ पर हमारे पास n का जो मान है ये हमारे पास दिया गया है 4/3, क्योंकि अपवर्तनांक है
तो n का मान क्या है 4/3। और हमारे पास इन्होंने कहा है कि मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है। पानी की सतह से, जैसे मान लो कि कोई एक तालाब है, यूं एक कोई तालाब है और तालाब जो है पानी से इस प्रकार से भरा है, ठीक है। और एक मछली जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर एक मछली है, यहाँ पर एक मछली है 30 सेंटीमीटर पर, ठीक है। फिर कहना है इनका 30 सेंटीमीटर गहराई पर है। अपवर्तनांक तो है, ऊर्ध्वाधर देखने पर मछली वास्तविक स्थिति कितनी ऊपर उठेगी। तो सबसे पहली बात तो वास्तविक स्थिति के लिए हम मान रहे हैं, वास्तविक स्थिति के लिए x बराबर डी माइनस, डी क्या है, विस्थापन ले रहे हैं हम लोग, मतलब कहाँ तक है, तो डी माइनस हम लोग ले लेंगे यहाँ पर d/n, ठीक। हमें एग्जैक्ट डिस्टेंस ना पता होने की वजह से x बराबर हम लोग कहेंगे d माइनस d/, अब n की जगह हम लोग लेंगे 4/3, क्योंकि हमारे पास अपवर्तनांक हमें दे दिया गया है 4/3। और जो 30 सेंटीमीटर गहराई है, 30 सेंटीमीटर गहराई का मतलब है जो हमारे पास ये जो d है, d का मान क्या दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग d के जगह पर क्या ले सकते हैं 30, d के जगह पर क्या ले सकते हैं 30। तो x बराबर हम लोग कहेंगे 30 माइनस 30/4 इंटू 3, ये 3 को ऊपर ले जाओ तो काटो, ये 2 और ये 15, 30 दूनी 60, 15 45/2, तो x बराबर घटाओगे तो 15/2, ठीक है। x बराबर हमारे पास क्या है 15/2। अब हम लोग कहेंगे, इनका कहना है वास्तविक है, तो वास्तविक स्थिति हमारे पास एग्जैक्ट पता ना होने की वजह से अब इससे भाग करने पर तो 7.5 सेंटीमीटर, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 7.5 सेंटीमीटर जो है, ये हमारे पास संभावना है कि वास्तविक गहराई यही है, ठीक। वास्तविक स्थिति 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक कागज की एक शीट पर एक स्याही का बिंदु अंकित है, इसे 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। कागज के ऊपर 10 सेंटीमीटर मोटाई की कांच की समांतर पट्टिका रख दी जाती है। स्याही का बिंदु कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। दिया है कांच का अपवर्तनांक n बराबर 1.5 हमारे पास दे दिया गया है। तो n का जो मान है 1.5 इन्होंने दे दिया, ठीक है। और हमारे पास ये इन्होंने कहा है कि कागज की इसे 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक देखा जा सकता है, 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक देखा जा सकता है। और कागज के ऊपर 10 सेंटीमीटर मोटाई के, 10 सेंटीमीटर मोटाई के, मतलब हम लोग इसको h डैश से ले रहे हैं, h डैश बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक, मोटाई के। फिर हमारे पास इनका कहना है कि स्याही बिंदु से, मतलब अब लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले काम ये करते हैं कि n बराबर फार्मूला लगाते हैं, n बराबर फार्मूला लगाते हैं कि वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक। तो यहाँ पर n की जगह हम लोग लिखेंगे 1.5 और h डैश की जगह 10, h डैश बटे h, ठीक है। यहाँ पर यहाँ इसे पहुँचा दो, इसे यहाँ पहुँचा दो, तो h बराबर 10/1.5, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ाएंगे तो 10/15, काटो 20 500 और 5 तिया 15, ठीक, 5 तो 20/3। अब यहाँ पर हम लोगों ने आभासी गहराई को हम लोगों ने जानकारी कर ली, लेकिन इनका कहना है कि कितना बिंदु ऊपर उठेगा, तो हम लोग उठान बिंदु ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे उठान बिंदु जो है ये ज्ञात करेंगे। तो उठान बिंदु ज्ञात करने के लिए तो वास्तविक गहराई से हम लोग आभासी गहराई को घटा देंगे। तो हमारे पास वास्तविक गहराई क्या है, वास्तविक गहराई 10 और ये क्या है 20/30, ये हमारे पास 10 या 30 माइनस 20/3 अर्थात हम लोग कहेंगे 10/3। उठान बिंदु को हम यक्स लिख रहे हैं, तो यक्स बराबर
तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कि मीटर में है? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 10वें का आंसर। अब आप लोगों को काम क्या करना है, इतने को पहले शॉर्ट करना है। शॉर्ट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को करेंगे। ठीक है, 11 में हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़ 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले बीकर में चित्रानुसार स्थित है, जिसका ऊपरी सिरा प्रेक्षक ओ द्वारा देखा जाता है। जब बीकर में 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक एक द्रव भरा जाता है, तब प्रेक्षक छड़ का निचला सिरा भी देख सकता है। द्रव का अपवर्तनांक आप लोग ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इन्होंने अब की बार कहा है कि भाई साहब जो यन है ना, तो यन को भाई साहब आप लोग ज्ञात करके बताओ अपवर्तनांक को। एक प्रेक्षक जो है यहाँ से देख रहा है, तो इस स्थिति को देख रहा है, यहाँ से यहाँ तक के जो भाग है ये 3 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर ये दे दी गई है। पतली छड़ और व्यास वाले बीकर में चित्र, यानी एक बीकर है, तो मान लिया कि हमने ये बीकर जो है ये पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ से जो है ये पानी से भरा हुआ है। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन, मतलब आप लोग कह सकते हो अपवर्तन का नियम क्या है, यानी माध्यम में परिवर्तन। मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे अपवर्तन कहते हैं, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो मतलब यहाँ से प्रकाश किरण, मतलब यहाँ से हमें कुछ हटी हुई वस्तु दिखाई देगी, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि प्रकाश को मोड़ने के लिए, प्रकाश की किरणों को मोड़ने के लिए हमेशा अभिलंब चाहिए, तो हम लोग अभिलंब डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या डालते हैं, अभिलंब। ठीक है, अब हमें वास्तविक स्थिति से कुछ हटके दिखाई देती है वस्तु एग्जैक्ट जहाँ दिखाई देनी चाहिए वहाँ पर ना दिखाई देकर कुछ वास्तविक स्थिति से हटकर दिखाई देती है, वही तो है अपवर्तन का नियम। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि ए बी, यहाँ मान लो सी, यहाँ मान लो डी, और यहाँ मान लो ई। ठीक, यहाँ मान लेते हैं ई। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और अपवर्तित होने वाली किरण को अपवर्तित किरण करते हैं। मतलब यहाँ पर ये हमारे पास आपतन कोण, ये हमारे पास अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण को दर्शा रहे हम आर से और आपतन कोण को दर्शा रहे हैं हम आई से। ठीक है, और हम लोग जानते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई और साइन आर दोनों चाहिए, तो दोनों पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, साइन आई। तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग साइन थीटा को फाइंड आउट करेंगे, ज्ञात करेंगे। अब बात ये आती है कि लंब कहाँ है, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो वस्तु पर ये लंब पड़ा, तो ए ई जो है ये लंब है। बटे कण कहाँ है, जो तिरछे आपतित हो, मतलब कण क्या है यहाँ पर, तो कण आप लोग कण की बात करोगे तो कण के लिए यहाँ से कण डालो ये, तो हम लोग कहेंगे एडी जो है ये क्या है, कण है। एडी जो क्या है हमारे पास कण है, तो हम लोग कहेंगे कि साइन थीटा बराबर ए ई बटे अंडर रूट ऑफ, अब अंडर रूट कहाँ से आ गया, एडी का मान निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसी मुताबिक आपके पास यहाँ पर देखो ये कण का वर्ग, ये लंब का वर्ग, ये आधार का वर्ग। तो आप लोग कहोगे कि हमारे पास ये पूरा मान यहाँ से ये 9 दे दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है 9, और ये क्या दिया गया हमारे पास 6। तो हम लोग कहेंगे 9 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो हम लोग कहेंगे साइन थीटा बराबर क्या ए ई का मान हमारे पास नहीं है, ए ई का मान हम लोग क्या लेंगे जानते हो, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 3 बटे 9। दोस्तों 9 तो टोटल मान दिया गया हमारे पास, 9 जो है टोटल मान दे दिया गया है। हम लोग 9 नहीं ये लेंगे 3, 9 तो यहाँ तक है, 3 का वर्ग लेंगे, 3 का वर्ग 9 और
छः, छः का वर्ग क्या होता है 36। तो हम लोग कहेंगे 3/अंडर रूट में ये 9 और 6 45। तो यहाँ पर साइन थीटा ना लिखकर आप लोग कहोगे ये साइन आई, साइन आई। अब चाहिए हमें साइन आर, क्योंकि साइन आई ज्ञात कर लिया हम लोगों ने ये। अब हमें क्या चाहिए, साइन आर चाहिए। ठीक, तो साइन आर के लिए आप लोग देखोगे कि साइन आर यहाँ पर है, तो यहाँ से ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करोगे, साइन आर जब ज्ञात करोगे तो लंब बटे कण। तो लंब के लिए आप लोग क्या लोगे, लंब के लिए लंब बटे कण। ठीक, यहाँ से बी को सी से मिला दो तो हम लोग बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। हाँ, तो लंब बटे कण, तो बी सी को लंब में ले रहे हैं, तो बी सी लंब बटे कण। कण क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और ये 3, तो मतलब हम लोग कहेंगे 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो साइन आर बराबर बी सी का मान भी हमारे पास क्या है, बी सी का मान 3 लेंगे, ये 3 बराबर है। तो 3 बटे ये अंडर रूट में 9 प्लस 9, 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग हमारे पास क्या हो जाएगा 9। तो हम लोग कहेंगे साइन आर बराबर 3/अंडर रूट में 9 ले लो कॉमन, तो बच्चा हमारे पास 1 + 1। तो साइन आर बराबर 3 बटे ये निकालो 3 और ये अंडर रूट 2, ये कैंसिल 1। तो साइन आर बराबर 1/अंडर रूट 2। अब हम लोग जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर जो है वो किसके बराबर होता है, नियतांक के बराबर। यानी हम लोग कहेंगे कि एक अपवर्तनांक के बराबर, यानी यन के बराबर। तो यन बराबर हम लोग कहेंगे साइन आई का मान हमारे पास क्या है 3/√45। साइन आर का मान क्या है 1/√2। ठीक, तो यन का मान हम लोग कहेंगे 45 को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे समझना, 45 को अगर निकालना चाहे तो हम लोग निकालेंगे अंडर रूट 45। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 9 × 5, मतलब 3/5 लिख सकते हैं 45 को। ठीक है, 45 को हम लोग यूँ बना सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि 3/3 बटे ये हमारे पास 1/√2। तो इससे ये कैंसिल, तो यन बराबर हमारे पास, एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, हमसे इन्होंने पूछा क्या है, हमसे इन्होंने पूछा है कि द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक काम करते हैं, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, इसे हम लोग n1 से लिख रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास अंडर रूट 5/√2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि द्रव का जो अपवर्तनांक है ये हम लोगों से इन्होंने पूछा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये तो हम लोग जानते ही हैं, n1/n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर कर सकते हैं हम लोग। और हमारे पास n1/n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर का मान हमारे पास ये आ गया 5/2, अंडर रूट में 5/2। ठीक, अब जो है हमारे पास, हम लोग अभी आप लोगों को बता चुके हैं कि n1 का मान होता है 1, क्योंकि ये na है और इसका मान है निर्वात में नियतांक, निर्वात में अपवर्तनांक होता है 1। तो इसका मान 1/n2, n1 का मान तो हमारे पास साइन आई बटे साइन आर। ठीक, तो मान तो हमारे पास दे दिया गया है। चलो यहाँ से कुछ चेंजमेंट लाते हैं। यहाँ से थोड़ी देर रुको। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ समझना, आप लोग ये जानते हो फार्मूला कि, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं फिर सबको बताते हैं। क्वेश्चन में ये है कि आपके पास
कि 3 सेंटीमीटर पतली छड़ तो हमारे पास है, बाकी 6 सेंटीमीटर व्यास है, वो से देखा जाता है। बीकर में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा है, तब प्रेक्षक का निचला सिरा भी देखा जा सकता है, तब द्रव का अपवर्तनांक हम लोग ज्ञात करेंगे। द्रव का अपवर्तनांक जो है हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ से समझना कि यहाँ से थोड़ा आप लोग दोबारा समझना, यहाँ से बताते हैं आपको। हाँ, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग N1/N2। तो यहाँ पर हम लोग N1/N2 लगा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग N1/N2। अब हम लोग लिखेंगे N1/N2 बराबर 3/3 √5/1/√2। इससे ये कैंसिल, तो N1/N2 बराबर 1/√5 और 1/√2। तो N1/N2 बराबर हमारे पास √2/√5। अब हम लोग जानते हैं कि निर्वात में अपवर्तनांक होता है 1, यानी N1 का मान है 1। तो हम लोग कहेंगे 1/N2 बराबर √2/5। इसे उल्टा करोगे तो इसे भी उल्टा करोगे, तो N2 बराबर हम लोग कहेंगे √5/2। ये है आंसर, ठीक है, ये है आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है पदार्थ का अपवर्तनांक, इसको यन से लिखना और क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब समझना। 12 नंबर सवाल है। 12 नंबर सवाल में है यन बराबर हमारे पास क्या है √3 और क्रांतिक कोण, मतलब हमसे इनका कहना है कि क्रांतिक कोण लिखते हैं सी से, सी बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगा देंगे n बराबर 1/sin c। ठीक, n बराबर 1/sin c। इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग लिखेंगे कि sin c बराबर 1/n, अर्थात हम लोग कहेंगे कि sin c बराबर 1/√3। 1/√3 sin 30 का मान है, तो sin c बराबर इसे लिखेंगे हम लोग sin 30। साइन को हटा दो तो c बराबर हमारे पास क्या है 30 अंश, जो कि हमारे पास आंसर है। ठीक है, जो कि हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि पानी तथा कांच का अपवर्तनांक, तो पानी का अपवर्तनांक 4/3 है और कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो पानी का अपवर्तनांक यानी NW 4/3 और NG है 3/2। पानी का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो पानी पर आपतित किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान आप लोग ज्ञात करो। इनका कहना है क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्रांतिक कोण को हम लोग किससे लिखते हैं, साइन सी से। तो जब पानी तथा कांच का अपवर्तनांक हमारे पास है, पानी से कांच पर आपतित प्रकाश किरण क्रांतिक कोण का मान आप लोग ज्ञात कीजिए, मतलब हम लोग कहेंगे सी बराबर क्वेश्चन मार्क, सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब एग्जैक्ट हमारे पास n तो डबल है यहाँ पर, और हम लोग जानते हैं n बराबर हमारे पास फार्मूला होता है साइन सी, n बराबर फार्मूला होता है साइन सी। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर एग्जैक्ट n निकाल लेंगे। तो n, अच्छा किससे किस में है, इसमें कांच से पानी पर, कांच से पानी, तो कांच से पानी का मतलब है NG/NW करो, कांच से पानी। तो एग्जैक्ट n हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर NG का मान है हमारे पास 3/2 और ये 4/3, तो 3/2 इंटू 3/4, तो हम लोग कहेंगे 9/8। अब हम लोग कहेंगे ये फार्मूले से n बराबर हम लोग कहेंगे या कहेंगे हम लोग साइन c बराबर 1/n, अर्थात हम लोग कहेंगे 1/9/8, अर्थात हम लोग कहेंगे 8/9। c को, साइन को उधर भेजो, तो c बराबर साइन इनवर्स 8/9। बस यही हमारे पास क्रांतिक कोण का मान है, यही जो है क्रांतिक कोण का मान है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 में क्या है, 14 में है कि
किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 मीटर पर सेकंड है, इसके 20 लिखना है। इस माध्यम में हवा से जाने वाली कण क्रांतिक कोण का मान आप लोग ज्ञात कीजिए, यानी सी आप लोग ज्ञात करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है, क्रांतिक कोण का वेग। तो क्रांतिक कोण का वेग 1.5 है। तो क्रांतिक कोण का वेग जो है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और सी का मान भी हम लोग जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सी बराबर क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास एक प्रकाश की चाल, और ये हमारे पास है जो सी है, ये है हमारे पास क्रांतिक कोण, ठीक है। यही हम लोग जो है ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर n बराबर हम लोग लिखेंगे एक C/V फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे n बराबर 3 इंटू 10⁸ बटे 1.5 इंटू 10⁸। 8 से ये कैंसिल, 0 हटाओ, 0 बढ़ाओ, 15 दूनी 30, अर्थात हम लोग कहेंगे 2। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे कि साइन सी बराबर 1/n। तो साइन सी बराबर 1/n का मतलब 1/2, जो कि साइन 30 अंश का मान है। साइन से साइन कैंसिल, तो सी बराबर हम लोग कहेंगे कि 30 अंश। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 15 से पहले इतने का आप लोग शॉर्ट कर लो फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में है n का मान हमारे पास दे दिया गया है 1.667। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास n का मान 1.667, ठीक है, ये हमारे पास दे दिया गया है। और हमारे पास चलती हुई प्रकाश की जल में दोबारा फिर जल का, ये कांच का है, तो हमारे पास जल का भी दे दिया गया है 1.333, ठीक। पर आपते होते किस आपतन कोण पर प्रकाश ऊर्जा पूर्णतः परावर्तित हो जाती है, और साइन 53 अंश 1 डिग्री, मतलब साइन 53.1 डिग्री का जो मान है ये इन्होंने हमें दे दिया है 0.7996, ठीक। अब इन्होंने हमसे पूछ दिया है, तो सबसे पहली बात तो है कि हम लोग n का मान ज्ञात करेंगे। एग्जैक्ट n का जो मान है और किसके साथ कहाँ से कहाँ तक है, चलती प्रकाश किरण जल में जा रही है। तो कहाँ पर जा रही है प्रकाश किरण, जल में। किससे, कांच से जल में। तो मतलब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर Ng का मान है 1.667 और ये 1.333, दशमलव कैंसिल करोगे तो n बराबर 1.667 बटे 1, नहीं 1333, 1616, मतलब कितने बार 6 है, 2 बार 6 है, 2 बार, हाँ 2 बार 6 है, ठीक है। अब हमारे पास जो है हम लोग जानते हैं एक फार्मूला क्रांतिक कोण का कि साइन सी बराबर 1/n। इस फार्मूले का जब प्रयोग करेंगे तो हमारे पास साइन सी बराबर 1/1667/1333। इसे उल्टा कर लो तो साइन सी बराबर 1333 को ऊपर पहुंचा दो, 1667 को नीचे। तो हम लोग कहेंगे कि साइन सी बराबर, जब भाग देंगे तो भाग देने पर ये आ जाएगा हमारे पास 0.7996, जो कि साइन 53.1 डिग्री का मान है। तो साइन सी बराबर साइन 53.1 डिग्री, साइन से साइन हटा दो तो आप लोग कहोगे सी बराबर 53.1 डिग्री। यही हमारे पास क्रांतिक कोण है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश आपतित हो, यानी आपतन कोण 45 अंश है, और 15 अंश विचलित हो, मतलब ये अपवर्तित किरण है, तो कांच हवा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण की आप लोग गणना कीजिए। तो आपतन कोण को लिखते हैं हम लोग आई से। आई बराबर हमारे पास 45 अंश है, और अपवर्तित किरण आर बराबर हमारे पास क्या है, आर बराबर हमारे पास है 15 अंश। 15 अंश स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि
रुक जाओ, इसमें क्या पूछा इन्होंने, क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हमारे पास होता है यन। ठीक, तो हम लोग कहेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। ये हमारे पास स्नेल का नियम है, और स्नेल के नियम के मुताबिक, अच्छा साइन आर इन्होंने कहा कि विचलित होता है, मैंने विचलन कोण को हम लोग लिखते हैं डेल्टा से। ये दोस्तों आपतन कोण नहीं, विचलन कोण है, ये विचलन कोण को लिखते हैं डेल्टा से। अब यहाँ पर डेल्टा के लिए फार्मूला लगा देंगे, डेल्टा बराबर फार्मूला होता है आई माइनस आर, आर हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो डेल्टा की जगह मान रखेंगे 15 बराबर आई की जगह 45 माइनस आर। तो इसे पक्षांतर करो तो 15 माइनस 45 बराबर माइनस आर। तो माइनस आर बराबर -30, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आर बराबर 30 अंश। तो साइन यहाँ पर आई मतलब साइन 45 बटे साइन 30 बराबर हमारे पास क्या है यन। साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2 बराबर हमारे पास यन। इसे पहली चौथी हिसाब से कर लो, 2/√2। इसे काटेंगे तो ये बच्चा हमारे पास √2 बराबर यन। तो यन बराबर हमारे पास √2। अब साइन सी बराबर 1/n होता है, तो 1/√2 जो कि साइन 45 का मान है। साइन से साइन कैंसिल, तो सी बराबर 45 अंश, जो कि हमारे पास आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर किसका हमारे पास आंसर हो गया 16 का। 17 नंबर देखो, 17 नंबर में है कि हमारे पास प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ ए बी पर अविलंबित आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यन अपवर्तनांक का द्रव पृष्ठ ए सी के ऊपर रखा जाता है। यन का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे ए सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। प्रिज्म का अपवर्तनांक आपके पास दे दिया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास हमें एक चित्र दे दिया गया है। चित्र यूं है, चित्र जो है यूं है। ठीक, इस प्रकार चित्र है, और चित्र में हमारे पास मान दे दिया गया है ए बी सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। कोण हमारे पास है 60 अंश 30 अंश, 60 अंश और 30 अंश। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, मतलब ये हमारे पास पक्का 90 अंश है। ठीक, 90 अंश है। और यहाँ पर इन्होंने अभिलंब डाल दिया, यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पर 60 अंश है, यहाँ पर डाल दिया इन्होंने अभिलंब। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डाल दिया अभिलंब। अब समझना, सबसे पहले यन का मान हमारे पास देखो दे दिया गया है। यन का मान हमारे पास दिया गया है 3/2। क्वेश्चन के आखिर में दिया दिया हमारे पास एन का मान क्या दिया है 3/2। और यन, इसे n1 कर लो, और n2 हमारे पास नहीं है तो उसे हम यन कर रहे हैं। ठीक है, यन से लिख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास और क्या दिया गया है, देखो 60 अंश 30 अंश, तो ये हमारे पास एक मान दे दिया गया है 90 अंश। तो हम लोग कहेंगे कि आई का मान जो है आपतन कोण में, आई का मान जो है हमारे पास 60 अंश, और क्या हमारे पास आपतन कोण, तो आई का मान हमारे पास 60 अंश, आर का मान हमारे पास, तो यहाँ पर इस माध्यम से इस माध्यम में, तो आर का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 90 अंश, ये वाला। ठीक, और इन्होंने कुछ एसी से आपतित पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, एसी से आंतरिक यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, इनका कहना ये है। तो मतलब हम लोग स्नेल का नियम लगा देंगे यहाँ पर। हम लोग कहेंगे स्नेल के नियम से, किस नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। यन की जगह देखो हमारे पास n1 और n2 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर n1 बटे n2। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, कोण को परिवर्तन करते, ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास अपवर्तन कोण है, इसे लेंगे आपतन कोण में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम विचलित कोण के लिए। मतलब यहाँ पर समझना, हम लोग लिखेंगे साइन आई का मान हमारे पास है 90, आर का मान हमारे पास है साइन 60
बराबर n1 का मान हमारे पास है 3/2 और ये n2 का मान n। साइन 90 का मान 1, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 3/2 n। इसे ऊपर ले जाओ तो 2/√3 बराबर 3/2 n। इसे गुणा पहुँचाओ 4n बराबर 3/3। इसे बटे में ले जाओ n बराबर 3/3/4। तो हमारे पास ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 18। 18 में क्या है? 18 में है कि एक मछली एक पारदर्शी द्रव के मुक्त तल से 10 मीटर की गहराई तक स्थित है। मुक्त तल से 10 मीटर गहराई तक स्थित है, मतलब इसको एच से लिखो। एच बराबर हम लोग कहेंगे कि 10 मीटर, ठीक है, गहराई तक स्थित है। और उसके द्रव के तल पर प्रेक्षित क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। प्रेक्षित क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए, मतलब ए बराबर आप लोग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप लोग ए जब ज्ञात करें, सबसे पहले त्रिज्या के लिए अपवर्तनांक हमारे पास दे दिया गया है। अपवर्तनांक n बराबर 3/2, तो हम लोग कहेंगे n बराबर 3/2। सबसे पहले त्रिज्या के लिए फार्मूला लगा देंगे। त्रिज्या r बराबर h बटे अंडर रूट में n² - 1। तो हम लोग h की जगह क्या लिखेंगे? h की जगह लिखेंगे 10। तो 10 बटे अंडर रूट n की जगह 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 - 1। तो 10 बटे हम लोग कहेंगे 4 एकम 4, अर्थात हम लोग कहेंगे 5/4। तो 4 को निकाला 2 के रूप में, तो r बराबर 10 बटे अंडर रूट 5/2। इसे ऊपर ले जाओ तो कहोगे 20 बटे अंडर रूट 5। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बराबर पाई का मान 22/7 या 3.14, आर का मान है 20 का वर्ग 400 और बटे अंडर रूट 5 का वर्ग 5। दशमलव उठा के 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब ये 4 चौको 16 बचा 1 और 4 और 1 5, 4 तिया 1200 बटे 5। तो ए बराबर 5 दूनी 10 बचा हमारे पास 2, 5 25, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, मतलब हाँ, तो 1.20 वर्ग मीटर स्क्वायर आपके बुक में देखो आंसर दे दिया गया है और यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 0.2 मीटर त्रिज्या वाले, मतलब r बराबर 0.2 मीटर, तो r बराबर 0.2 मीटर त्रिज्या वाले। और इसके बाद हमारे पास है 0.1 मीटर की ऊंचाई तक, मतलब h का मान। तो h बराबर 0.1 मीटर। और इसके बाद है अपवर्तनांक n बराबर 1.4, n बराबर 1.4 और इसके बाद 1.4 और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से क्षेत्रफल का मतलब हमारे पास a का मान इन्होंने पूछ दिया है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को जो है रेस कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15 को हटा देते हैं, तो क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ठीक, चलो थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ पे भी दे देते हैं। तो हम लोग कहेंगे r बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे? r बराबर h बटे अंडर रूट में n² - 1, ठीक। तो r के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 0.2 बराबर h की जगह लिखेंगे हम लोग 0.1 और बटे n की जगह लिखेंगे हम लोग अंडर रूट, सब मान तो है, सब मान तो है हमारे पास। तो a का मान पूछा गया तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। n का मान 1.4 हमारे पास है, 0.2 मीटर त्रिज्या वाले बड़े से जार में तली से। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, इसमें इस r का मान नहीं लेकर हम लोग पहले r का मान निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट r का मान अगर हम लोग 0.2 है, तो हमारे पास सब मान तो है और
जार के तली में बीच में एक छोटा स्रोत रखा गया, ग्लिसरीन के तल पर वह क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात कीजिए। तो मतलब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहाँ पर आर ही ले लो। हाँ, एन का मान हमारे पास क्या है 1.4, 1.4 का वर्ग 16 का वर्ग 196, 14 का वर्ग 196 और -1। तो आर बराबर हमारे पास 0.1 बटे अंडर रूट में घटा लोगे तो 0.96, दशमलव हटाओगे तो 2 0 बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 100, 100 को मतलब 10, 10 को ऊपर ले जाओ। तो आर बराबर हम लोग कहेंगे 1 बटे अंडर रूट 96। ठीक, अब हम लोग कहेंगे कि क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ जानते हो, ये 10 के रूप में ऊपर 10 से गुणा करोगे तो दशमलव खत्म। यहाँ पर पाई का मान है 3.14 इंटू 196 का वर्ग मतलब हो गया केवल, मतलब 1/96 का वर्ग केवल 1/96 और इससे भाग दे दोगे तो आपके पास ए बराबर आपके पास 0.0327 वर्ग मीटर ही आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो हम बताने वाले हैं 20। तो आपके बुक में पता नहीं हमें कितने क्वेश्चंस है, आपके पास कौन सी किताब है, पुरानी किताब है कि न्यू किताब है, लेकिन इस बुक में जो हमारे पास बुक है उसमें केवल 20 ही क्वेश्चन है। तो 20 ही क्वेश्चन का सलूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो तो आप लोग जरूर मैच करा लीजिए उसे, ठीक है। सारे क्वेश्चन से मिल जाएंगे, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं केवल। क्वेश्चन में हमारे पास है जल से भरे 40 सेंटीमीटर गहराई, मतलब यच बराबर हमारे पास है 40 सेंटीमीटर गहराई और बिंदुवत स्रोत से वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक दे दिया गया है। तो n बराबर हमारे पास है 4/3, 4/3। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले r का वही फार्मूला लगा दो। तो हम लोग कहेंगे r बराबर h का मान है 40 इंटू 10 की घात -2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, और n का मान है 4 चौको 16, 3 तिरका 9/1। तो r बराबर 40 इंटू 10 की घात -2/9, 16 से 9 घटा दो 7, तो अंडर रूट 7/9 मतलब 40 इंटू 10 की घात -2 इसे निकालोगे ये निकलेगा आपके पास अंडर रूट 7/3, इसे ऊपर ले जाओ। तो हम लोग कहेंगे कि r बराबर 4 तिया 12, 120 इंटू 10 की घात -2 अंडर रूट 7। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 और 120, 12 का वर्ग होता है 144, तो 00 हाँ इंटू 10 की घात -4 क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं और 7 का वर्ग 7। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपके पास दशमलव उठा के सबसे पहले 2 0 बढ़ा लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो और इसे नीचे ले आओ। तो ए बराबर 314 गुणा 144/7, 1 2 3 4 0, इन दोनों गुणा करके इससे भाग दे देना। जब भाग दोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 0.65 वर्ग मीटर। ठीक, ये आ जाएगा आंसर। तो इसी को आंसर के रूप में कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आज जो है हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चैप्टर 2 को भी हम लोगों ने इसके जो न्यूमेरिकल्स है हम लोगों ने कम्प्लीटली इसके ख़त्म कर लिए हैं। और आपके बुक के अनुसार अगर क्वेश्चन है या नहीं है, अगर एक्स्ट्रा होते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो उसको प्रोवाइड करने की हम कोशिश करेंगे। और हर एक स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम हर एक के आंसर देने की पूरी कोशिश करते हैं, समथिंग आप तक आंसर पहुंच ही जाता होगा। ठीक, तो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लाई 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, मतलब रिप्लाई आप लोगों को मिलेंगे ज़रूर, इससे आप लोग बेफिक्र रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक इसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स में हमसे मिलते जरूर रहिए। और न्यूमेरिकल्स में आप लोग प्यार बरसाना मत भूलिएगा, ठीक है। किस प्रकार से प्यार बरसाओगे? लाइक करके, जिससे कि हम मोटिवेट होंगे। जब हम मोटिवेट होंगे तो आप तक और भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे कभी कभी कमेंट्स कर देते हैं कि सर फिजिक्स के और भी वीडियो जल्दी जल्दी प्रोवाइड कीजिए। तो जो हम मोटिवेट ही कभी कभी नहीं हो पाते, जब देखते हैं कि हाँ अब बच्चे ठीक ठाक आ गए तो फिर हम वीडियो को अब तक प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो बस टेक स्क्रीनशॉट, इतना ही कहना था आप लोगों से।